यूपी के उप मुख्यमंत्री और आगरा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया तो आगरा में फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। छूट इसी शर्त पर दी गई है कि कोरोना का संक्रमण न फैलने दिया जाए। कोरोना के कारण एयरपोर्ट, मेट्रो और बैराज जैसे परियोजनाओं में 2.5 महीने की देरी हुई है, लेकिन सरकार का प्रयास ये है कि इन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जुलाई में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए तैयारियां कर ली गई हैं। अब प्रदेश में रोज़ 10,000 जांच हो रही हैं। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए गए हैं। आगरा में राहत की बात यह है कि मरीज तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में आए प्रवासियों के लिए उनके हुनर के हिसाब से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। स्कूलों को खोले जाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। संक्रमण से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर स्थिति सामान्य रहती है तो प्रयास किया जाएगा कि स्कूलों को जुलाई में खोल दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं कि स्कूल न तो फीस बढ़ाएंगे और न ही एक बार में 1 से अधिक महीने की फीस लेंगे। अगर कोई विद्यालय इसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सूचना सही पाए जाने पर पहली बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना और दूसरी बार में 5 लाख रुपए का जुर्माना और तीसरी बार में स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ने फीस माफी के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच पहली बार हुई वर्चुअल शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बेहद जरूरी। कहा, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का यही सही वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लंबित कृषि सुधारों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण भारत पर होगा सकारात्मक प्रभाव। कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव, किसानों की भी बढ़ेगी आमदनी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या को गंभीरता से ले रही है सरकार। उचित जांच के बाद दोषियों को सख्त सजा देने का दिया भरोसा। कहा, पटाखे जलाकर खिलाकर मारना भारत की संस्कृति नहीं। महाराष्ट्र में आया चक्रवाती तूफान निसर्ग पड़ा कमजोर। मुंबई में नहीं है किसी भी बड़े नुकसान की खबर, लेकिन कुछ स्थानों पर पेड़ गिरे और जल जमाव की स्थिति। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,106, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 1,06,737। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से 65,13,000 से अधिक लोग संक्रमित और 3,86,000 से अधिक की मौत। मथुरा जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। सुबह 4 और लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें एक गर्भवती महिला शामिल है। अब जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में रिफाइनरी नगर निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव है। यह युवक कुछ दिन पहले ही दिल्ली से घर लौटा था। इधर सुरूरी के गांव एरोली जुन्नारदार निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति परिवार के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ में रहता था। 5 दिन पहले ही परिवार के साथ अपने गांव लौटा। उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि क्षेत्र में हड़कंप है। सदर क्षेत्र में एक मामले में पकड़े गए आरोपी के संपर्क में आया 59 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव निकला। औरंगाबाद निवासी एक गर्भवती महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला का पति मथुरा जिला अस्पताल में नौकरी करता था। उसकी पत्नी का पहले भरतपुर में अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन जब वहां कोरोना पॉजिटिव केस अधिक मिले तो पत्नी को जिला अस्पताल ले आया। रविवार को महिला का सैंपल लिया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद महिला को केडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों के घर के सदस्यों को सैंपल लेकर क्वारंटीन कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंत्रिमंडल के फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने लिखा कि फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई।
और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा। उन्होंने लिखा कि कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री की बाधाएं दूर होने से वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट का सपना साकार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि सरकार के फैसलों से किसानों को उत्पादन से पहले ही मूल्य आश्वासन की गारंटी उपलब्ध होगी। उन्होंने लिखा कि कृषि सेवाओं के कॉन्ट्रैक्ट से न केवल किसानों को अत्याधुनिक जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें तकनीक और पूंजी की सहायता भी मिलेगी। इसके जरिए अन्नदाताओं का सशक्तिकरण और संरक्षण भी संभव होगा। ट्विटर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उन्होंने लिखा कि 5 दशक से लंबित आवश्यक वस्तु अधिनियम से संशोधन एक देश एक कृषि बाजार जैसे निर्णय अन्नदाता सुखी भवा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेंगे। आगरा में 73 दिन बाद बुधवार को बाजारों में सम विषम फार्मूले से 75,000 दुकानों का शटर उठते ही दुकानदारों के साथ खरीदारी करने वालों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि दूसरे दिन बाजार घूमने वालों की भीड़ ज़्यादा और खरीदारी करने वालों की कम रही, लेकिन दुकानदारों को इसका सुकून रहा कि कारोबार पटरी पर लौट आया। पहले दिन लगभग 10 करोड़ का कारोबार हुआ, जो गर्मी के सामान्य दिनों में 30 करोड़ तक होता है। बुधवार को खुली सभी दुकानें गुरुवार को बंद रहीं। इनकी जगह बाजार के दूसरी तरफ की 75,000 दुकानें खुलेंगी। लोगों को लंबे समय बाद बेड़ी कचौड़ी का जायका भी मिला। हालांकि लोग दुकान पर नहीं खा पाए, सिर्फ होम डिलीवरी की गई। होटल भी खुले, यहाँ से भी होम डिलीवरी की सुविधा रही। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल ने बताया कि लगभग 33% कारोबार हुआ है। सामान्य दिनों में ये 30 करोड़ तक होता है। सभी बाजारों में पुलिस ने बैरियर लगा दिए, लेकिन चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना किया गया। SP सिटी ने बताया कि पुलिस यह भी देखेगी कि बाजार शिफ्ट के अनुसार खुल रहे हैं या नहीं। बाजार खुलने के पहले दिन ही घर की जरूरत का सामान खरीदने वाले लोग ज़्यादा निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता की और ऐसा पहली बार हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और मजबूत बनाने की वकालत करते हुए इसे न केवल भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सशक्त करने का यही उपयुक्त समय है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बने, कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। और वहीं कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्द निकालने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने संकट को एक मौके की तरह लिया और सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस काल में
हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों का ये कर्तव्य है कि वो वैश्विक कल्याण के मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उसकी पारदर्शिता को बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों देशों की धरोहर है जिसे चुनौती देने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। वहीं प्रधानमंत्री मॉरिस ने दोनों देशों के बीच होने वाले नियमित 2+2 डायलॉग को महत्वपूर्ण बताते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता जताई। I look forward to this first Australia-India Leaders Virtual Summit today. I wish I could be there for what has become the famous Modi hug, and while not and be able to share my samosas, which I thank you for. We had a bit of fun with that on the weekend. So next time it'll have to be the Gujarati Kishti, which I know is a keen favourite of yours, and you've mentioned to me before. So I'll try that out in the kitchen before next time we meet in person. और इस शिखर वार्ता के दौरान कुछ हल्के फुल्के क्षण भी देखने को मिले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने समोसे और गुजराती खिचड़ी का भी जिक्र किया और कहा कि वो पीएम मोदी के साथ इसका स्वाद लेना चाहते हैं। मॉरिसन ने कहा कि वो मानते हैं कि गुजराती खिचड़ी उन्हें बेहद पसंद है, इसलिए वो उनसे मुलाकात से पहले ये खिचड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस वार्ता से पहले मॉरिसन ने ट्वीट के जरिए समोसों के साथ एक तस्वीर साझा की थी जिसमें कहा था कि वो इस मशहूर स्नैक्स को उनके साथ खाना चाहते हैं। हंसते हुए पीएम मोदी ने इस ऑफर का स्वागत किया और कहा कि वो उनके ऑफर को लेकर खुश हैं। कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार वर्चुअल शिखर बैठक के जरिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता होगी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ। दोनों नेताओं के बीच ये अहम वार्ता इसी साल 13 जनवरी को होनी थी, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच मई में वार्ता प्रस्तावित थी, लेकिन वो भी कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता होगी। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सकारात्मक चर्चा होगी।
दोनों देश एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। व्यापार और निवेश संबंधों को दोनों देश और ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं। दोनों देशों का लक्ष्य व्यापार को 10 गुना बढ़ाने का है, जो फिलहाल $21 बिलियन के आसपास है। दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है और रक्षा संबंध इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया भारत को संभावनाओं और ऊर्जा से भरे हुए देश के रूप में देखता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पेंशन फंड से $1 बिलियन का निवेश किया है। ऑस्ट्रेलिया चीन से अपने उद्योगों को हटाकर अब भारत की तरफ देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सही मायने में बहुआयामी है। साझा हित और साझा मूल्य भविष्य में संबंधों को आगे बढ़ने और बेहतर होने की उम्मीद पैदा करते हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने मैनपुरी के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भीड़ न हो, इसके लिए उनके साथ गिने चुने अधिकारी रहे, लेकिन चेहरा चमकाने की होड़ में भाजपा नेताओं की भीड़ जुट गई। भाजपा नेता सामाजिक दूरी का पालन करना भी भूल गए। जिला अस्पताल पहुंचे नेताओं को निरीक्षण से कुछ लेना देना नहीं था। निरीक्षण में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन चेहरा दिखाने की होड़ में भाजपा नेता राज्य मंत्री के पीछे पीछे पूरे अस्पताल में घूमे। सुझाव देने की जगह जिला और स्वास्थ्य विभाग की शान में कसीते पड़े। भाजपा नेताओं के गैर जिम्मेदार रवैये से निरीक्षण के दौरान सामाजिक दूरी का जमकर उल्लंघन हुआ। राज्य मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष आलू गुप्ता, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, प्रेम सिंह साक्य के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। राज्य मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर रवाना हो गए। जबकि जिले के प्रमुख क्वारंटीन सेंटर भोगांव में है। इसके अलावा लेवल 1 आइसोलेशन वार्ड भी भोगांव में है, जहां कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। राज्य मंत्री ने कोरोना के चलते इन दोनों ही जगहों पर जाने से अपनी दूरी बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त राहत के रूप में 86,71,181 लाभार्थियों के खातों में 1,301 करोड़ 84 लाख रुपए खातों में भेजे गए हैं। इससे पहले अप्रैल में सभी लाभार्थियों को 2 महीने की एक मुश्त पेंशन जारी की गई थी। अब इन्हीं लाभार्थियों को फिर से एक मुश्त धनराशि जारी फिर से की गई है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक क्लिक से लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि पहुंच रही है। ऐसा पहले नहीं था, पहले शोषण था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि दिल्ली और लखनऊ से जारी होने वाली धनराशि 100% लाभार्थियों के खाते में समय से पहुँच रही है। वृद्धावस्था पेंशन के जो लाभार्थी हैं, इनकी संख्या 49,87,054। निराश्रित महिला पेंशन धारक 26,06,213। दिव्यांगजन पेंशन 10,67,786 और कुष्ठावस्था पेंशन 10,728। यानी कुल मिला के 86,71,781 लाभार्थियों को 1301.84 करोड़ रुपए की राशि एक साथ सभी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारकों के अकाउंट में 1,500 रुपये, निराश्रित महिला पेंशन धारकों के अकाउंट में 1,500 रुपये, दिव्यांगजन पेंशन धारक के अकाउंट में 1,500 रुपये और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के अकाउंट में 2,500 रुपये एक साथ एक मुश्त यहाँ पर एक साथ भेजे जा रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे जिन विभागों के मंत्रीगण हैं, समाज कल्याण विभाग से श्री रमापति शास्त्री जी, दिव्यांगजन विभाग से श्री अनिल राजभर जी, महिला और बाल विकास विभाग से श्रीमती स्वाति सिंह जी, इन सभी
मंत्रियों के साथ साथ विभाग के जो हमारे अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गण हैं, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त हैं, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है और उन स्थितियों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों की चिंता की है, गांव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, सभी लोगों को, और बराबर उनके अकाउंट में पैसा दिया, राशन दिया। आज उसी का प्रतिफल है कि हर एक गरीब को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिल पा रही है। चाहे वह 18 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, 1 जून से हम छठी बार राशन उपलब्ध करवा रहे हैं गरीबों को। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ मिला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने इन 86,71,781 जो लाभार्थी थे, चारों प्रकार के पेंशन धारक, अप्रैल महीने में हम लोगों ने इन्हें 2-2 महीने की पेंशन उपलब्ध करवाई थी एक साथ, और आज इन्हें पीएम पैकेज के अंतर्गत जो 1,000 रुपये की राशि 3 महीने के लिए अलग से पेंशन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई थी, इस राशि को भी आज उनके अकाउंट में देने की व्यवस्था सीधे की जा रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक साथ 86,71,000 से अधिक लाभार्थी इन पेंशन की सुविधा से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम गरीब को इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं, एक क्लिक करके सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहले इसमें भी बहुत शोषण होता था, प्रधानमंत्री जी ने शोषण से आपको मुक्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। अगर दिल्ली और लखनऊ से आपके लिए 500 रुपया भेजा जा रहा है तो ये 500 रुपये सीधे आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। इसमें कोई दलाली नहीं हो सकती, कोई पैसा बीच में नहीं काट सकता है। और मेरी आप सभी लाभार्थियों से एक अपील होगी कि पैसा आपके पास जा रहा है, आपके अकाउंट में सीधे जाएगा। कुछ पैसा आज जा रहा है, कुछ पैसा कल परसों तक, यानी अगले सप्ताह तक सभी लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन पैसा के लिए सीधे बैंक में जाने की बजाय बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से आप लोग अगर उनकी सेवाएं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको गांव में ही पैसा मिल जाएगा। और हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर गाँवों में हैं या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट गाँव और शहर दोनों क्षेत्रों में तैनात हैं, इनकी सेवाएं अगर ये लोग लेने लग जाएंगे तो बैंकों में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। क्योंकि इस समय जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह है कि किसी भी प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोकना, और संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम एक जगह भीड़ न लगाए ज़्यादा और सतर्क रहें। खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, कमजोर लोग, गर्भवती महिलाएं या बच्चे, ये 5 कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकलना भी है तो मास्क लगा करके विशेष परिस्थितियों में। वैसे जितना आप लोग संक्रमण से बच पाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। संक्रमण एक बार जब आएगा तो वह किसी की जाति, किसी की उम्र और किसी का चेहरा नहीं देखता है। इसलिए संक्रमण से बचना, और इससे बचने के लिए आवश्यक है कि धनराशि तो आपको दी जा रही है, इस धनराशि को हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अगर इसका उपयोग करेंगे तो एक तो बैंक में आने जाने में, रास्ते में, वाहन में पता नहीं कौन व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, तो वह एक संक्रमण फैलने से हम लोग रोक सकते हैं या उसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ में जाने से हमें बचना पड़ेगा। इसके अलावा
घर से बाहर अगर निकलना भी पड़े या घर में भी अगर लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों से हम बातचीत करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो मुंह पे गमछा या फेस कवर या मास्क जरूर हम लगाएं, क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो यह हमें स्वस्थ रखता है। दूसरा, मास्क या फेस कवर हम जो लगा रहे हैं, ये मास्क इसका फिर ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा हमेशा इस्तेमाल करते रहें। अगर कपड़े का है तो इसको रोज धोते भी रहें, एक दिन इस्तेमाल करके अगले दिन धोइए, अगले दिन दूसरे मास्क का इस्तेमाल करिए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को 10 रुपए में 2 मास्क मिल पाएंगे, और एक का एक दिन इस्तेमाल किया, अगले दिन उसको धो दिया, अगले दिन दूसरे को इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्रम चलेगा तो संक्रमण फैलने से रोक पाएंगे हम लोग। बहुत बड़ी मात्रा में संक्रमण को हर हाल में रोकना, कोरोना संक्रमण को हम रोक लेंगे तो इससे जो दुनिया प्रभावित है और पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी मात्रा में मौतें हो रही हैं, लॉकडाउन के समय में इस संक्रमण को काफी हद तक रोकने में हमें मदद मिली, लेकिन आगे भी हम लोग इस संक्रमण की चेन को तोड़ करके और इसको हर हाल में फैलने से रोक सकते हैं, और इस सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, यानी बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति मत मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। कोरोना से जो खतरा है सभी को है, जो असावधान हुआ उसको खतरा है, लेकिन फिर भी हमें बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, कमजोर लोगों को, बच्चों को तो विशेष रूप से बचाना होगा, क्योंकि ये जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं और इन लोगों के लिए वह खतरनाक हो सकता है। इसलिए बीमारी से बचते हुए दूसरों को बचाने के लिए लगातार जागरूक करना, कार्यक्रम चलाना, इसी दिशा से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। मुफ्त में राशन की व्यवस्था दी जा रही है, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पेंशन की व्यवस्था समय से पहले दी जा रही है या फिर अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारियों के भी खाते में 500 रुपया दिया गया और 2 बार जा चुका है। प्रदेश में 2,04,00,000 किसानों के खाते में अब तक 2-2 हजार रुपए की राशि 2 बार आ चुकी है। 1,54,00,000 से अधिक जो हमारे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनके खाते में उनको रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं। ये सारे कार्यक्रम मनरेगा में व्यापक पैमाने पर कार्य हो रहा है। हर दिन 41 लाख 42 लाख लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं मनरेगा में। निर्माण श्रमिक, ठेला खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले पटरी व्यवसायी, ऐसे हमारे 33 लाख जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनको हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता और खाद्यान्न निःशुल्क इनको भी उपलब्ध कराया है। 30 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आए हैं, इन सबको भी राशन किट के अलावा राशन कार्ड और इन्हें भी भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। ये सारी कार्रवाई इसलिए जिससे हम शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के कोरोना के संक्रमण को हर हाल में रोक सकें। और आज ये कार्यक्रम इसी कार्य के उद्देश्य से कि हम सब शासन के निर्देशों का पालन करें और उनके अनुरूप चल करके कोरोना संक्रमण से हर हाल में स्वयं बच सकें, दूसरों को भी बचवाने में योगदान दे सकें, इसी के लिए दिया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी 86,71,781 लाभार्थियों को, जिन्हें 1301,84,00,000 रुपए की राशि यहाँ पर एक साथ ऑनलाइन उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है, उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। तीनों विभाग के मंत्रियों को और अपने प्रदेश के जो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और तीनों जो विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कोरोना संकट में भी जिस मजबूती के साथ
गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रितों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन प्रशासन की मशीनरी जिस तत्परता के साथ कार्य कर रही है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। हमें इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको मैं बधाई देता हूं। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ऐसे कई अहम फैसले लिए हैं जिससे उनकी सालों से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। हफ्ते भर में दूसरी बार हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन समेत कई फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें किसानों के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश से देश वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ेगा। किसानों की सुविधा के लिए पर्यावरण नियामकों को भी इसके तहत आसान बनाया गया है। इससे ज्यादा कीमतों की गारंटी पर कृषि उपज किसानों को बेचने की आजादी मिली है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है। ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। किसानों के हित में लिए गए कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने राज्य के बाहर भी फसलों को बेचने की इजाजत दे दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस बदलाव के साथ ही किसानों को आजादी मिल गई है। किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहाँ से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहाँ पर ट्रेड हो सकती है, और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों में शक्ति प्रदत्त सचिव समूह के गठन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किए जाने को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें स्वास्थ्य संकट से निपटने में चिकित्सा सहायता सहित भारत का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ कोविड-19 की स्थिति पर अच्छी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनका ध्यान रखने के लिए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रयास को रोकने के लिए ठोस प्रयास किया है और इसके फैलाव को रोकने में काफी हद तक सफल रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जॉर्जिया के राष्ट्रपति
सालोम जुराबिकविली के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा कि भारत इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा और अब तक 150 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाई गई। दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि वैश्विक समुदाय को आर्थिक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 9,237 हो गई है। गुरुवार को प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस महामारी की चपेट में आकर प्रदेश के 245 लोगों की अभी तक मौत हुई है। वहीं 9,237 में से 5,439 लोग इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और इन सभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं राज्य में फ़िलहाल कोरोना के 3,553 एक्टिव पेशेंट हैं, जिनका अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में कुल 371 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,553 और जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 5,439 अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव 245 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 3,579 लोगों को रखा गया है जिनका इलाज चल रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,895 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनमें से 78 को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है और 6 संक्रमित मरीज इस समय वेंटिलेटर पर हैं। कल प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग की संख्या 10,000 पार हो गई। कल प्रदेश में विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से 10,563 सैंपल्स की जांच की गई और सैंपलिंग की और टेस्टिंग की कैपेसिटी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी 10 दिन के भीतर हमारा ये प्रयास होगा कि 15 जून तक या उसके आसपास इसको बढ़ाकर हम 15,000 तक ले जाएं। कल 10,563 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और 11,291 सैंपल्स लेबोरेटरीज को कल जिलों से भेजे गए। पूल टेस्टिंग में 888 5 सैंपल के पूल लगाए गए जिनमें 146 पूल्स पॉजिटिव आए थे जो 16.44% होता है और 10-10 सैंपल के 99 पूल लगाए गए थे जिसमें से 15 पूल पॉजिटिव निकले थे जो 15.15% है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से कुल 5,430 सैंपल्स की जांच की गई। जो हमारे प्रवासी कामगार लौट रहे हैं या अन्य प्रवासी लौट रहे हैं उनकी अभी तक आशाओं के माध्यम से 12,39,380 माइग्रेंट्स की ट्रैकिंग हो गई है और जिसको भी वो सिम्टोमेटिक पा रही हैं उनका सैंपल लेकर के उसकी जांच की जा रही है। अब तक जो प्रवासी लौटे हैं प्रदेश में जिनकी जांच की गई है उनकी संख्या है 80,960 माइग्रेंट्स के सैंपल लेकर के उनकी जांच अभी तक की जा चुकी है और उसमें से 2,583 पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार जो प्रदेश का जो कुल संक्रमण की संख्या है उसके लगभग 28% कंट्रीब्यूशन जो हमारे यहाँ बाहर से प्रवासी आए हैं, प्रवासी कामगार, उनका है। सर्वेलेंस की एक्टिविटी हमारी लगातार चल रही है। अब तक 14,530 एरियाज़ का सर्वेलेंस किया गया जिसमें 4,104 हॉटस्पॉट और 10,426 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ का सर्वेलेंस हुआ है। 1,04,613 टीम दिवस के माध्यम से 80,98,000
156 हाउस होल्ड का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,11,54,760 लोग हैं। आपके माध्यम से हम ये बार बार लोगों को बता रहे हैं कि हमें अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, अर्थात जिनको कोमॉर्बिड लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी है, और जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमें बचाना है। उन्हें संक्रमण से हमें हर हालत में दूर रखना है। जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मृत्यु हुई है प्रदेश में पूरे कोरोना वायरस संक्रमण से, इसमें से जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किडनी की बीमारी या लीवर की बीमारी, जिनको पहले से कोई बीमारी थी, उनका प्रतिशत 83% है, 83%। तो जो लोग कोमॉर्बिडिटी वाले होते हैं, उनमें संक्रमण आने पर जटिलता होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो जो 60 साल से अधिक के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका अगर हम इन्फेक्शन में उनका ओवरऑल परसेंटेज देखें कि जो पूरा संक्रमण हुआ उसमें उनका प्रतिशत क्या है, तो उनका प्रतिशत 6% के करीब है पूरे संक्रमण में, संक्रमित लोगों में से। लेकिन अगर हम केवल मृत्यु को देखें तो 32.5% मृत्यु में जो कंट्रीब्यूशन है वो 60 साल से ऊपर के लोगों का है। यानी केवल 6% संक्रमण में, लेकिन मृत्यु में 32.5%। तो जो लोग बुजुर्ग हैं उनमें जटिलता आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जो कोमॉर्बिड हैं उनमें जटिलता आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये भी हमने देखा है कि जो 51 से 60 वाला एज ग्रुप है, इनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो 51 से 60 वाला एज ग्रुप है, इसका जो कुल संक्रमण में हिस्सा है वो 8.8% है, लेकिन जो मृत्यु हुई है, मृत्यु में इनका हिस्सा कुल 31.5% है, 31.5%। तो 51 से 60 वाले जो एज ग्रुप है, उनको भी सावधान सतर्क रहना चाहिए।